तो बेसिकली नेक्स्ट हम करेंगे पॉलीसेकेराइड। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली द एसिड इनसॉल्युबल पैलेट आल्सो हैज पॉलीसेकेराइड। ठीक है, जो एसिड इनसॉल्युबल वाला पार्ट है उसके अंदर पॉलीसेकेराइड होते हैं कार्बोहाइड्रेट एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। बेसिकली जो भी छन्नी के ऊपर जो बच जाता है उसके अंदर सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। पॉलीसेकेराइड आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। बेसिकली पॉलीसेकेराइड क्या है? पॉलीसेकेराइड है लॉन्ग चेन किसकी? शुगर्स की। ठीक है, दे आर थ्रेड, लिटरली ये कॉटन थ्रेड। बेसिकली ये क्या है? ये थ्रेड है, कॉटन की थ्रेड है, कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेकेराइड एज बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, और इसके अंदर क्या है? बहुत सारे मोनोसेकेराइड एज ए बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब बहुत सारे मोनोसेकेराइड से मिलके क्या बना है? पॉलीसेकेराइड। फॉर एग्जांपल cellulose is a polymeric polysaccharide consisting of only one type of monosaccharide, that is glucose। बेसिकली जो सेलुलोज है वो किसका पॉलीसेकेराइड है? ग्लूकोज का। ठीक है, मतलब बहुत सारे ग्लूकोज मिलके सेलुलोज बनाते हैं। ठीक है, सेलुलोज इज ए होमोपॉलीमर। ठीक है, सेलुलोज भी एक होमोपॉलीमर है। स्टार्च इज ए वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एज ए स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। ठीक है, स्टार्च इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन बस वो भी स्टोर हाउस की तरह यूज किया जाता है एनर्जी का। तो एनिमल हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइकोजन। ठीक है, और एनिमल्स के अंदर क्या होता है? ग्लाइकोजन। ठीक है, बेसिकली ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज का ही पॉलीमर होता है, लेकिन इनके अंदर अंदर डिफरेंस होता है। इनोलिन इज द पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, इनोलिन किसका है? इनोलिन पॉलीमर किसका है? इनोलिन पॉलीमर है फ्रक्टोज का। ठीक है, तो इन a polysaccharide chain से glycogen, the right end is called the reducing end and the left end is called the non reducing end। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर क्या बताया गया है कि एक पॉलीसेकेराइड के अंदर जो लेफ्ट एंड है, ठीक है, वो क्या है? नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, और राइट एंड है वो रिड्यूसिंग। ठीक है, एक स्पेलिंग से भी याद रख सकते हो, आर से राइट और आर से रिड्यूसिंग। ठीक है, तो इट हैज ब्रांचेज एज शोन इन द फॉर्म ऑफ कार्टून। ठीक है, जैसे कार्टून में दिखाया गया है। ठीक है, इसके पास ऐसे ब्रांचेज प्रेजेंट होती है। ठीक है, स्टार्च फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बेसिकली स्टार्च क्या है? स्टार्च हेलिकल स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, इनफैक्ट स्टार्च कैन होल्ड I2 मॉलिक्यूल इन द हेलिकल पोर्शन। ठीक है, तो जो स्टार्च है वो क्या कर सकता है? वो स्टार्च आयोडीन के मॉलिक्यूल्स को अपने हेलिकल स्ट्रक्चर में कैरी कर सकता है। इसी वजह से जो स्टार्च है वो कलर देता है। जब हम उसको आयोडीन के डालते हैं उसके ऊपर, तो वो अपना कलर चेंज कर लेता है। ठीक है, तो बेसिकली द स्टार्च I2 इज ब्लू इन कलर। ठीक है, जब स्टार्च I2 के अंदर डल जाता है, तो बेसिकली अगर हमें किसी भी बॉडी पार्ट में, किसी प्लांट के बॉडी पार्ट में चेक करना हो कि इधर स्टार्च है, तो हम उधर आयोडीन डालते हैं। अगर वो पार्ट ब्लू हो जाए, ठीक है, तो बेसिकली उससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस एंड हेंस कैन नॉट होल्ड I2। बेसिकली जो सेलुलोज है वो, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स हेलिक्स नहीं होते। ठीक है, बेसिकली इससे क्या निकलता है कि हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टार्च में प्रेजेंट होती है और सेलुलोज में एब्सेंट होती है। ठीक है,
बेसिकली जो सेलुलोज का स्ट्रक्चर है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स हेलिक्स नहीं होते, ठीक है, तो इसी वजह से वो क्या है, आइटो को होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद आता है प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है, जो प्लांट की सेल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी है। पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेलुलोज। बेसिकली जो पेपर बनता है, पेपर जो हम कॉपीज वगैरह के अंदर यूज करते हैं, वो पेपर किससे मिलके बनता है, वो पेपर बनता है सेलुलोज से, ठीक है। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड इन नेचर, ठीक है, नेचर के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। दे हैव ए बिल्डिंग ब्लॉक अमीनो शुगर्स एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स, ठीक है, उसके अंदर क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है, अमीनो की शुगर है और केमिकली मॉडिफाइड शुगर है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या है केमिकली मॉडिफाइड शुगर के, ठीक है, ग्लूकोसामीन एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, कि आर्थ्रोपोड का एक्सोस्केलेटन फॉर एग्जांपल हैविंग ए कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड कॉल्ड काइटिन, ठीक है। तो आर्थ्रोपोड के अंदर जो एक्सोस्केलेटन होता है, मतलब जो उनका बाहर का जो परत होती है, बाहर का जो एक्सोस्केलेटन जो उनका होता है, वो किससे मिलके बना होता है, काइटिन से। तो दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड आर मोस्टली होमोपॉलीमर। बेसिकली ये सारे के सारे मेजरली क्या हैं, होमोपॉलीमर है, मतलब एक ही तरह के मोनोमर से मिलके बने हैं, ठीक है। जैसे स्टार्च भी ग्लूकोज से बना है हमारा, ये भी ग्लूकोज से बना है, स्टार्च भी, सेलुलोज भी, ग्लाइकोजन भी, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड, तो द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल दैट वन वुड फाइंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, ठीक है। तो बेसिकली सेम किसके अंदर, रिटेंटेट के अंदर जो छन्नी के ऊपर है, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो बेसिकली दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बेसिकली ये क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। टुगेदर विद पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड दीज कंप्राइज द ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन ऑफ द एनी लिविंग टिश्यू, ठीक है। तो बेसिकली ये किसके साथ, पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड के साथ क्या बनाते हैं, ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन बनाते हैं। बेसिकली जो मेन जो मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन है वो क्या होता है, यही पार्ट होता है, ठीक है। तो फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो इसका न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो इन न्यूक्लियोटाइड हैज थ्री केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या है, तीन केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट है। वन इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, सेकेंड इज मोनोसेकेराइड एंड द थर्ड इज फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या क्या है, फर्स्ट तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, सेकंड क्या है, मोनोसेकेराइड है, और थर्ड क्या है, एक फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट PO4 2 माइनस, ठीक है। उसके बाद आता है एज यू नोटिस इन फिगर 9.1 द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इन न्यूक्लिक एसिड आर नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और थायमिन। एडेनिन गुआनिन क्या होते हैं, एडेनिन गुआनिन आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स, ठीक है। एडेनिन और गुआनिन क्या होते हैं, प्यूरिन होते हैं, और वाइल द रेस्ट आर सब्स्टिट्यूटेड pyrimidine। और pyrimidine कौन से होते हैं, यूरेसिल, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। pyrimidine कौन से होते हैं, pyrimidine होते हैं साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल, ठीक है। द स्केलेटल हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड प्यूरिन एंड pyrimidine रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो द शुगर फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड इन आइदर राइबोज, ए मोनोसेकेराइड पेंटोज और 2-deoxyribose, a nucleic acid containing deoxyribose is called DNA and which contains ribose is called as RNA। तो बेसिकली दो तरह की शुगर होती है, ठीक है, एक तो राइबोज और एक डिऑक्सीराइबोज, ठीक है। जिसके अंदर डिऑक्सीराइबोज होता है वो DNA होता है, ठीक है, और जिसके अंदर राइबोज होता है वो RNA होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स।
ठीक है। तो प्रोटीन एज मेंशन्ड अर्लियर आर हेटेरोपॉलीमर कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, बेसिकली प्रोटीन क्या होते हैं, हेटेरोपॉलीमर होते हैं। ठीक है, किससे मिलके बने होते हैं, अमीनो एसिड से। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल मींस डिफरेंट थिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, मतलब इसके अंदर क्या है, अलग अलग चीजें अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में मिलती है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्ट्रक्चर इनवेरिएबली रेफर टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि जो स्ट्रक्चर है वो उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, जैसे NaCl MgCl2। ऑर्गेनिक केमिस्ट ऑलवेज राइट टू डायमेंशनल व्यू ऑफ मॉलिक्यूल while respecting the structure of the molecules। ठीक है, बेसिकली क्या है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो सिर्फ उसका फॉर्मूला, जैसे NaCl MgCl2। ठीक है, और ऑर्गेनिक में क्या, उसका टू डायमेंशनल व्यू। ठीक है, जैसे हम बेंजीन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मतलब बेंजीन को ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो बेसिकली ये टू डायमेंशनल व्यू हो गया। इसमें NaCl को कैसे करते हैं, इसको NaCl को ऐसे करते हैं, ये वन डायमेंशन हो गया, ये टू डायमेंशन हो गया, वाई एक्सिस में भी और एक्स एक्सिस में भी। ठीक है, नेप्थलीन है जैसे। ठीक है, तो फिजिस्ट कंजर अप थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ ए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो फिजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर करते हैं। ठीक है, बेसिकली वो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में कोई भी चीज को स्टडी करते हैं। लेकिन जो बायोलॉजिस्ट हैं डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर एट 4 लेवल्स। ठीक है, लेकिन जो बायोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को 4 लेवल्स पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड दैट इज द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन ए प्रोटीन विच इज द फर्स्ट अमीनो एसिड विच इज द सेकेंड एंड सो ऑन। ठीक है, तो बेसिकली क्या बताते हैं, अमीनो एसिड की सीक्वेंस और उसकी पोजिशनल इंफॉर्मेशन प्रोटीन के अंदर कि वो कहाँ कहाँ है, कौन सी फर्स्ट अमीनो एसिड है, कौन सी सेकेंड है और कौन सी आगे है। तो जो इस चीज को बताते हैं उसको बोलते हैं हम प्राइमरी स्ट्रक्चर। बेसिकली हम एक सीक्वेंस के बारे में बात करें। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर कि किसके अंदर क्या क्या अमीनो एसिड्स वगैरह प्रेजेंट है। तो a protein is imagined as a line, the left are represented by the first amino acid and the right hand represented by the last amino acid। ठीक है, तो बेसिकली जो फर्स्ट है वो, तो जो लेफ्ट हैंड है वो फर्स्ट होता है और लास्ट क्या है, राइट होता है। ठीक है, ठीक है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक स्टेट चेन के अंदर हमारा वो है, प्रोटीन दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है द फर्स्ट अमीनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एन टर्मिनल अमीनो एसिड। ठीक है, इसको हम क्या भी बोलते हैं, फर्स्ट अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं हम, एन टर्मिनल अमीनो एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, द लास्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड सी टर्मिनल अमीनो एसिड। और जो लास्ट अमीनो एसिड होती है जो राइट की तरफ होती है उसको क्या बोलते हैं, सी टर्मिनल अमीनो एसिड बोलते हैं। ए प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एक्सटेंडेड रिजिड रोड। ठीक है, वो एक रिजिड रोड की तरह नहीं होती, मतलब वो ऐसे ऊपर नीचे, मतलब ऐसे थ्रेड की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो द थ्रेड इज फोल्डेड इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स। ठीक है, सिमिलर टू रिवॉल्व staircase of course some portion of the protein thread are arranged in the form of helix। ठीक है, कुछ पोर्शन किस फॉर्म में होता है, हेलिक्स की फॉर्म में होता है। इन प्रोटीन ओनली राइटली हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व्ड। ठीक है, एक ये चीज इंपॉर्टेंट की है, प्रोटीन के अंदर सिर्फ राइट हैंडेड हेलिक्स ही ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है, तो other region of the protein thread are folded into other form in what is called as secondary structure। तो बेसिकली अगर प्रोटीन ऐसे हेलिक्स में अगर वो फोल्डेड हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, जैसे इधर दिखाया हुआ है। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या दिखाया हुआ है ये देखो। ठीक है, तो ये हेलिक्स की फॉर्म में है, तो बेसिकली ये क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। और इसमें हमेशा क्या मिलेंगे, इसमें हमेशा राइट हैंडेड
राइट हैंडेड हेलिक्स मिलेंगे। ठीक है, तो in addition the long protein chain is also folded upon itself like a hollow woolen ball giving rise to tertiary structure। ठीक है, इसी फॉर्म में क्या है फिर वो क्या होगी, जो वुलन बॉल की तरह फोल्ड होंगे टर्शरी स्ट्रक्चर में, जैसे ये यहाँ पे हो रहे हैं, ये हेलिक्स भी आगे क्या हो गया, फोल्ड होंगे। ठीक है, इसके अंदर ये डाइसल्फाइड हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, टर्शरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, तो दिस गिव्स अस थ्री डायमेंशनल व्यू। तो यहाँ तक टर्शरी स्ट्रक्चर तक हमारे पास थ्री डायमेंशनल व्यू है। ठीक है, of protein tertiary structure is absolutely necessary for the many biological activities of protein। ठीक है, तो बेसिकली इसकी कई सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में काम आता है। सम प्रोटीन आर एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट। ठीक है, और कुछ प्रोटीन तो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड या उनके सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, द मैनर इन विच दीज इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड और सेगमेंट आर अरेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज linear strings of sphere। ठीक है, sphere arranged one upon each other in the form of cube or plate is the architecture of protein otherwise called the quaternary structure। बेसिकली क्या है कि फिर ये आगे स्फीयर की फॉर्म में बन जाएंगे और फिर ये एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड होंगे। ठीक है, तो आगे और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो होती है प्रोटीन की वो क्या होती है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये बेसिकली क्या होती है, प्रोटीन का आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट। ठीक है, बेसिकली एचबी जो होता है हीमोग्लोबिन होता है, उसके अंदर क्या होती है, 4 सब यूनिट प्रेजेंट होती है। टू ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। ठीक है, दो एक एक तरह की होती है, जैसे दो सब यूनिट किसकी होती है, अल्फा की, और दो सब यूनिट होती है बीटा की। बेसिकली एक एचबी के अंदर क्या होती है, 2 अल्फा 2 बीटा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट द ह्यूमन हीमोग्लोबिन एचबी। ठीक है, तो बेसिकली हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होती है, 4 सब यूनिट होती है, 2 अल्फा और 2 बीटा। ठीक है, उसके बाद आता है नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर इन ए पॉलीमर। ठीक है, तो बेसिकली नेचर ऑफ बॉन्ड बताना है कि तो इन पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन अमीनो एसिड आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, जैसे पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड कैसे लिंक होते हैं, बाय पेप्टाइड बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड व्हेन द कार्बोक्सिल group of one amino acid react with amino group of the next amino acid with the elimination of water moiety, that is called the process of dehydration। बेसिकली इसके अंदर क्या है कि प्रोटीन कोई भी है वो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनाता है, जिसके उसके अंदर क्या होता है कि कार्बोक्सिल ग्रुप अमीनो एसिड का किसके साथ रिएक्ट करता है, अमीनो ग्रुप नेक्स्ट अमीनो एसिड का। ठीक है, और उससे क्या करता है, वाटर को एलिमिनेट करता है। ठीक है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डिहाइड्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन है वो कैसे होती है, डिहाइड्रेशन के थ्रू। बेसिकली इसके अंदर देखो कैसे होता है, जैसे COH ग्रुप है। ठीक है, और ये किसके साथ, NH2 के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा तो बेसिकली ये क्या बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर CONH। ठीक है, बेसिकली क्या है, एक OH इससे, ठीक है, अगर मैं कलर दूसरा लूं, एक पेन डाल लेते हैं। ठीक है, एक OH इससे, ठीक है, और एक H इससे। ठीक है, ये दोनों मिलके तो निकाल देते हैं वाटर, दैट इज डिहाइड्रेशन। ठीक है, वाटर बाहर निकल गया, और जो ये बनता है ये बेसिकली हमारा पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, तो प्रोटीन के अंदर तो क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, उसके बाद आता है इन पॉलीसेकेराइड द इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड आर लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, दिस बॉन्ड इज आल्सो फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो बेसिकली जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो भी डिहाइड्रेशन से मिलकर बना है। ठीक है, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू कार्बन एटम ऑफ टू एडजेसेंट मोनोसेकेराइड।
ठीक है। बेसिकली जो ये बॉन्ड है वो कैसे बनता है, दो कार्बन एटम, दो एडजेसेंट मोनोसेकेराइड के इन न्यूक्लिक एसिड ए फॉस्फोट मोइटी लिंक्स 3 कार्बन ऑफ वन शुगर ओवन न्यूक्लियोटाइड टू 5 कार्बन ऑफ द शुगर सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो कैसे बनता है, दो कार्बन के बीच में बनता है, दो एडजेसेंट मोनोसेकेराइड के। ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड में जब एक फॉस्फेट ग्रुप किससे लिंक करता है, फॉस्फेट ग्रुप लिंक करता है हमारे 3 कार्बन से। ठीक है। और 5 कार्बन किसका, शुगर का। ठीक है। तो बेसिकली द बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर इज एस्टर बॉन्ड। बेसिकली जो एस्टर बॉन्ड है वो किसके किसके बीच में होता है, फॉस्फेटिक ग्रुप के बीच में, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसका, शुगर का। ठीक है। एज देयर इज वन सच एस्टर बॉन्ड ऑन द आइदर साइड इट इज कॉल्ड एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है। और एक दूसरा, दो तरह के एस्टर बॉन्ड होते हैं, और जो दूसरा बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होते हैं। ठीक है। तो उसके बाद आता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड एग्जिबिट ए वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर एग्जिबिट डीएनए इज द फेमस वाटसन क्रिक मॉडल। ठीक है। बेसिकली डीएनए का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसने दिया था, वाटसन और क्रिक मॉडल ने। ठीक है। तो बेसिकली दिस मॉडल सेज दैट द डीएनए एग्जिस्ट एज ए डबल हेलिक्स। ठीक है। बेसिकली ये मॉडल क्या बोलता है कि डीएनए कैसे मिलता है, डबल हेलिक्स में द टू स्ट्रैंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड आर एंटी पैरेलल। बेसिकली जो दो स्ट्रैंड है पॉलीन्यूक्लियोटाइड के वो क्या है, एंटी पैरेलल है। ठीक है। बेसिकली एंटी पैरेलल का मतलब है 3-5 5-3। बेसिकली इनकी पोलैरिटी उल्टी है। ठीक है। रन इन अपोजिट डायरेक्शन द बैकबोन इज फॉर्म्ड बाय शुगर फॉस्फेट शुगर चेन। बेसिकली इसकी बैकबोन किससे मिलके बनी होती है, शुगर फॉस्फेट शुगर चेन की। ठीक है। तो द नाइट्रोजनस बेस आर प्रोजेक्टेड मोर और लेस परपेंडिकुलर टू दिस बैकबोन बट फेसेस इनसाइड। तो बेसिकली जो नाइट्रोजनस बेस है वो परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट होते हैं ए एंड जी ऑफ वन स्ट्रैंड कंपल्सरी बेस पेयर विद टी एंड सी। तो बेसिकली जो ए और जी एक स्ट्रैंड के हैं वो किसके साथ पेयर करते हैं, टी और सी। ठीक है। ऑन द अदर स्ट्रैंड। ठीक है। देर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ए एंड टी। ठीक है। ए और टी के बीच में क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन जी एंड सी। ठीक है। तो बेसिकली ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो ईच स्ट्रैंड अपीयर लाइक ए हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है। और वो किस फॉर्म में होते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में होते हैं। ठीक है। ऐसे ये देखो। ठीक है। बेसिकली ऐसे ऐसे एक दूसरे के अंदर हेलिक्स बनाते हैं। ठीक है। ये टी और ए में दो डॉट 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 दिखाए हुए हैं, इसके अंदर 3 डॉट 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 दिखाए हुए हैं। ये बेसिकली हमारी शुगर है। ठीक है। इसके साथ ये फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे तो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे 5 कार्बन से जुड़ा हुआ है। बेसिकली 1 2 3 4 एंड 5 ये वाला। ठीक है। ना कि ये वाला। इस कार्बन से इधर तो 5 से जुड़ा हुआ है, और इससे 3 से जुड़ा हुआ है फॉस्फेट। ठीक है। तो ये जो बॉन्ड होता है फॉस्फेट का इसके साथ, ये तो होता है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ठीक है। और ये जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड होता है डायस्टर बॉन्ड। ठीक है। समझ गए। और ये 3 कार्बन, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। ईच स्टेप ऑफ असेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक पेयर ऑफ बेस। ठीक है। एक जो असेंट का स्टेप लगा लो, मतलब एक पैडी लगा लो, वो एक बेस पेयर का, एक पेयर है बेसिस का।
एट ईच स्टेप ऑफ असेंट द स्ट्रैंड टर्न्स 36 डिग्री, ठीक है, एक स्टेप में स्ट्रैंड कितना टर्न करता है 36 डिग्री। वन फुल टर्न ऑफ हेलिक्स वुड इन्वॉल्व 10 स्टेप और 10 बेस पेयर, ठीक है, और पूरा एक फुल टर्न में कितने 10 स्टेप लगेंगे और 10 बेस पेयर, क्योंकि 360 डिग्री घुमाना है, ठीक है, 360 डिग्री घुमाना है तो एक एक स्टेप में 36 घूमता है तो बेस 10 स्टेप्स लगेंगे, ठीक है। तो अटेम्प्ट ड्राइंग ए लाइन डायग्राम द पिच वुड बी 34 एंगस्ट्रोम। तो बेसिकली जो पिच होती है वो कितनी होती है 34 एंगस्ट्रोम। पिच क्या होती है बेसिकली दो हेलिक्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, जैसे कि ये हेलिक्स है, ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली ये इसकी पिच है, ठीक है। तो द राइज पर बेस पेयर वुड बी 3.4 एंगस्ट्रोम, ठीक है। तो बेसिकली पिच कितनी होगी 34 की, और पर बेस पेयर राइज कितना होगा, एक बेस पेयर अगर आप ऊपर जाओ तो आपको 3.4 एंगस्ट्रॉम का राइज मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली दिस फॉर्म ऑफ डीएनए विद अबव मेंशन्ड सलाइंट फीचर इज बीडीएनए। बेसिकली जितने भी ये डाटा आपको बताया गया है ये किसके बारे में बताया गया है, ये बीडीएनए के बारे में बताया गया है, ठीक है, किसके बारे में बताया गया है, बीडीएनए के बारे में बताया गया है, ठीक है। In higher classes, you will be told that there are more than a dozen form of DNA named English alphabet and unique feature. Basically, higher classes में आप पढ़ोगे कि सिर्फ एक बी डीएनए नहीं होता, कई सारे सी डीएनए, ठीक है, और भी अलग अलग तरह के डीएनए प्रेजेंट होते हैं अल्फाबेटिकल नेम्स के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली इसके बाद करेंगे हम डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है, कि बॉडी की डायनामिक स्टेट, ठीक है, बेसिकली concept of metabolism। तो ठीक है, when we learned till now is that living organism be it simple bacterial cell protozoan plant animal contain thousand of organic compound, ठीक है, बेसिकली इनके अंदर थाउजेंड्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। तो दीज कंपाउंड्स और बायोमोलिक्यूल आर प्रेजेंट इन सर्टेन कंसंट्रेशन एक्सप्रेस्ड एज मोल्स सेल्स और मोल पर लिटर, ठीक है। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी एवर मेड वाज ऑब्जर्वेशन दैट ऑल बायोमोलिक्यूल हैव ए टर्नओवर, ठीक है, कि हर एक बायोमोलिक्यूल का एक टर्नओवर होता है, ठीक है। तो दिस मीन्स दैट they are constantly being changed into some other biomolecule and also made from some other biomolecule। बेसिकली इनके अंदर एक रिएक्शन चलता है, बेसिकली इसके अंदर क्या है कि ये किसी और बायोमोलिक्यूल के अंदर चेंज हो रहे होते हैं और किसी और बायोमोलिक्यूल से ये बन रहे होते हैं, ठीक है। तो दिस ब्रेकिंग एंड मेकिंग इज थ्रू केमिकल रिएक्शन कॉन्स्टेंटली अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो बेसिकली जो ये ब्रेकिंग और मेकिंग है ये कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर होती रहती है। तो टुगेदर ऑल दिस केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो बेसिकली जो ये ब्रेकिंग और मेकिंग है किसी भी बायोमोलिक्यूल की, तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं और उन सारी केमिकल रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली each of the metabolic reaction result in transformation of biomolecule, ठीक है। तो बेसिकली मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या करेगी, ट्रांसफॉर्मेशन करेगी बायोमोलिक्यूल का, ठीक है, या तो वो बनेगा या किसी और के अंदर चेंज होगा, ठीक है। तो ए फ्यू एग्जांपल ऑफ सच मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन आर रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम अमीनो एसिड मेकिंग एन अमीनो एसिड इनटू अमीन। बेसिकली अगर CO2 किस में से निकाल दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए अमीनो एसिड में से, तो बेसिकली अमीनो एसिड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एक अमीन के अंदर। एंड रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप इन nucleotide base hydrolysis of glycosidic bond in disaccharide, we can list 10 and 1000 of such example। बेसिकली ये सारी क्या है, मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या है, अमीनो ग्रुप का रिमूवल न्यूक्लियोटाइड बेस में से, हाइड्रोलिसिस किसका, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी क्या है, ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ दीज मेटाबॉलिक रिएक्शन डू नॉट अकर इन आइसोलेशन बट आर ऑलवेज लिंक्ड टू सम अदर रिएक्शन। बेसिकली ये आइसोलेशन के अंदर नहीं होती, ये बेसिकली
दूसरी रिएक्शन के साथ क्या होती है, लिंक्ड होती है। इन अदर वर्ड्स मेटाबोलाइट आर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर इन सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवेज। तो बेसिकली क्या है कि जो मेटाबोलाइट है वो एक दूसरे के अंदर चेंज होते रहते हैं, किसमें, एक सीरीज में कई सारी लिंक्ड रिएक्शन की, ठीक है। तो बेसिकली उसको क्या बोलते हैं हम, मेटाबॉलिक पाथवे, उसको क्या बोलते हैं, उसको मेटाबॉलिक हम पाथवे बोलते हैं, ठीक है। तो दीज मेटाबॉलिक पाथवे आर सिमिलर इन टू द ऑटोमोबाइल ट्रैफिक इन अ सिटी। तो बेसिकली ये पाथवे जैसे ऑटोमोबाइल का ट्रैफिक होता है, जैसे कार्स बाइक कार वगैरह का, तो सेम उसकी तरह होता है। दीज पाथवे आर आइदर लीनियर और सर्कुलर। तो बेसिकली ये लीनियर भी हो सकता है और ये सर्कुलर भी हो सकता है, ठीक है। दीज पाथवे क्रिस क्रॉसेज ईच अदर, देयर आर ट्रैफिक जंक्शंस, ठीक है। बेसिकली ये पाथवे क्रिस क्रॉस कर सकते हैं एक दूसरे को, और उसके अंदर क्या है, ट्रैफिक जंक्शंस भी प्रेजेंट होते हैं। फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट थ्रू मेटाबॉलिक पाथवे हैज ए डेफिनाइट रेट एंड डायरेक्शन लाइक ऑटोमोबाइल ट्रैफिक। तो बेसिकली इसके ऊपर एक प्रॉपर जो फ्लो है इसका, उसके अंदर एक डेफिनाइट रेट और डायरेक्शन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो दिस मेटाबोलाइट फ्लो इज कॉल्ड डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट। तो बेसिकली जो ये मेटाबोलाइट का फ्लो है उसको हम क्या बोलते हैं, डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट, उसको हम क्या करते हैं, बोलते हैं। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट, most important is that this interlinked metabolic traffic is very smooth and without a single reported mishap for healthy conditions। तो बेसिकली ये स्मूथ है, इंटरलिंक्ड है, ठीक है, और ये बिना किसी पोज के है, ठीक है। तो अनदर फीचर ऑफ दिस मेटाबॉलिक फीचर रिएक्शन इज दैट एवरी केमिकल रिएक्शन इज कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो बेसिकली सारी की सारी रिएक्शन क्या है, कैटालाइज्ड है, मतलब कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। there is no uncatalyzed metabolic conversion in living system। बेसिकली कोई भी रिएक्शन अनकैटालाइज्ड नहीं है, ठीक है, मतलब अगर वो अनकैटालाइज्ड होगी तो वो बहुत ज्यादा स्लो होगी, ठीक है, इसलिए हर जगह कैटालिस्ट प्रेजेंट है। इवन CO2 डिसॉल्विंग इन वाटर ए फिजिकल प्रोसेस इज कैटालाइज्ड रिएक्शन इन लिविंग। तो बेसिकली जो CO2 का डिसॉल्विंग है वाटर के अंदर, वो भी क्या है, जो बेसिकली एक फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल भी नहीं, सिर्फ एक फिजिकली डिसॉल्विंग है उसको, वो भी क्या है, कैटालाइज्ड रिएक्शन। द कैटलिस्ट विच हैसन टू रेट ऑफ द गिवन मेटाबॉलिक कन्वर्जन आर ऑल्सो प्रोटीन। तो बेसिकली जो कैटलिस्ट हैसन करते हैं, मतलब जो जो रेट ऑफ गिवन मेटाबॉलिक आर प्रोटीन, दीज प्रोटीन विदाउट कैटालिटिक पावर आर कॉल्ड एज, ठीक है। तो कुछ कैटलिस्ट प्रोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कुछ कैटलिस्ट प्रोटीन होते हैं, और जो प्रोटीन जिसके पास कैटालिटिक पावर होती है उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग, ठीक है। बेसिकली मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग, ठीक है। तो बेसिकली मेटाबॉलिक पाथवे कैन लीड टू मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम ए सिंपलर स्ट्रक्चर, ठीक है। बेसिकली बिल्कुल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल एसिड बिकम कोलेस्ट्रॉल और led to simpler structure from a complex structure. For example, glucose become lactic acid in our muscles, skeletal muscle। तो बेसिकली एक सिंपलर स्ट्रक्चर भी बन सकता है किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में से, जैसे ग्लूकोज बनता है किससे, लैक्टिक एसिड, किसके अंदर, अवर स्केलेटल मसल। द फॉर्मर केसेस आर कॉल्ड बायोसिंथेटिक पाथवे और एनाबॉलिक पाथवे। बेसिकली जो फॉर्मर केस है वो बायोसिंथेटिक पाथवे या फिर एनाबॉलिक पाथवे है। द लेटर कॉन्स्टिट्यूट डिग्रेडेशन एंड हैंस आर कॉल्ड एज कैटाबॉलिक पाथवे। तो बेसिकली कैटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, कैटाबॉलिक मतलब काटना, मतलब ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स का सिंपलर में, ठीक है। और एनाबॉलिक क्या होता है, सिंपलर का कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो बेसिकली एनाबॉलिक पाथवे एज एक्सपेक्टेड कंज्यूम एनर्जी, ठीक है। असेंबली ऑफ प्रोटीन फ्रॉम रिक्वायर एनर्जी, बेसिकली किसी भी चीज को असेंबल करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ऑन द अदर हैंड कैटाबॉलिक पाथवे लेड टू रिलीज ऑफ एनर्जी। बेसिकली जो ब्रेकिंग है वो क्या करती है, वो एनर्जी रिलीज करती है, ठीक है।
तो फॉर एग्जाम्पल व्हेन ग्लूकोज इज डिग्रेडेड टू लैक्टिक एसिड इन अवर स्केलेटल मसल एनर्जी इज लिबरेटेड। तो बेसिकली जैसे ग्लूकोज डिग्रेड होती है लैक्टिक एसिड में, तो क्या होती है, एनर्जी लिबरेट होती है। दिस मेटाबॉलिक पाथवे फ्रॉम ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड विच अकर इन 10 मेटाबॉलिक स्टेप इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। बेसिकली जो 10 मेटाबॉलिक स्टेप्स में जो रिएक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव लर्न टू ट्रैप दिस एनर्जी लिबरेटेड बाय डिग्रेडेशन एंड स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उनको केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। एज एंड व्हेन नीडेड दिस बॉन्ड एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर बायोसिंथेटिक। तो बेसिकली वो बॉन्ड एनर्जी फिर किसके लिए यूज होती है, वो आगे बायोसिंथेटिक के लिए यूज होती है, और ऑस्मोटिक या फिर मैकेनिकल वर्क दैट वी परफॉर्म, ठीक है। तो या ऑस्मोटिक या फिर मैकेनिकल वर्क जो हम परफॉर्म करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी इज इन अ लिविंग सिस्टम इज द बॉन्ड एनर्जी, ए केमिकल बॉन्ड कॉल्ड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो बेसिकली जो बॉन्ड एनर्जी जो यूज करते हैं, जो एनर्जी करेंसी हमारी बॉडी की, वो क्या है, एटीपी है, ठीक है। तो बेसिकली जो एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है उसको क्या करते हैं, इन बॉन्ड्स में एटीपी बनाते हैं, ठीक है। फिर बाद में जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो इस एटीपी को तोड़ते हैं और उस एनर्जी को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्राइव देयर एनर्जी, ठीक है। व्हाट स्ट्रेटजी हैव इवॉल्व्ड, हाउ डू हाउ डू दे स्टोर दिस एनर्जी एंड इन व्हाट फॉर्म, हाउ डू convert this energy into work, you will study understand all this in a sub discipline called bioenergetics later in higher classes। तो बेसिकली ये सारी चीजें आप बायोएनर्जेटिक्स के अंदर करेंगे, ठीक है। तो द लिविंग स्टेट, at this level you must understand that tens and thousands of chemical compound in a living organism otherwise called metabolites। तो बेसिकली कि 10 या 1000 केमिकल बॉन्ड है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं, मेटाबोलाइट और बायोमोलिक्यूल आर प्रेजेंट एट कंसंट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच ऑफ देम, ठीक है। फॉर एग्जांपल द ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इज नॉर्मली हेल्दी इंडिविजुअल इज 4.2 millimole per liter to 6.1 millimole पर लीटर, while that of hormone would be nanograms per ml, ठीक है। तो बेसिकली जो ब्लड का कंसंट्रेशन है, ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर, वो कितना है, 4.2 मिलीमोल पर लीटर टू 6.1 मिलीमोल पर लीटर, और हॉर्मोन्स का तो नैनोग्राम के अंदर होता है, ठीक है। The most important factor of biological system is that all living organisms exist in a steady state characterized by concentration of each of these बायोमोलिक्यूल। तो जो बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है बायोलॉजिकल सिस्टम का, वो क्या है, ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके अंदर, स्टेडी स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो दीज बायोमोलिक्यूल आर इन मेटाबॉलिक फ्लक्स, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में होते हैं, ये मेटाबॉलिक फ्लक्स की फॉर्म में। एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस मूव स्पॉन्टेनियसली टू इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली कोई भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस है वो किसकी तरफ, इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करती है। द स्टेडी स्टेट इन इज ए नॉन इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली जो स्टेडी स्टेट है वो क्या है, एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है, ठीक है। वन शुड रिमेंबर फ्रॉम फिजिक्स दैट द सिस्टम एट इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क। बेसिकली जो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है वो कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं कर सकता। एज लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क कंटिन्यूसली दे कैन नॉट अफोर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो बेसिकली hence the living state is non-equilibrium state and state to be able to perform work। तो बेसिकली क्या है कि जो लिविंग स्टेट है वो नॉन इक्विलिब्रियम होती है, ठीक है, और जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो तब डेथ हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली लिविंग प्रोसेस इज ए कॉन्टिन्यूअस एफर्ट, कॉन्स्टेंट एफर्ट टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो बेसिकली ये कॉन्स्टेंट एफर्ट लगाना पड़ता है बॉडी को इक्विलिब्रियम में ना जाने के लिए, ठीक है। तो दिस इज अचीव्ड बाय एनर्जी इनपुट, ठीक है। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, और मेटाबॉलिज्म क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। हेंस द लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म आर सिनोनिम्स। तो बेसिकली जो लिविंग स्टेट और जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या है, सिनोनिम्स है, ठीक है। विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर कैन नॉट बी ए लिविंग स्टेट। तो ठीक है, बिना मेटाबॉलिज्म के कोई भी लिविंग स्टेट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है एंजाइम्स। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ठीक है। सारे एंजाइम क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम, ठीक है। कुछ न्यूक्लिक एसिड है जो एंजाइम की तरफ, दीज आर कॉल्ड राइबोजाइम, ठीक है। तो कुछ न्यूक्लिक एसिड कैसे बिहेव करते हैं एंजाइम की तरह, और उनको क्या बोलते हैं, हम राइबोजाइम बोलते हैं। वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय लाइन डायग्राम, ठीक है।
तो बेसिकली एक एंजाइम को कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं लाइन डायग्राम के थ्रू, एन एंजाइम लाइक any protein has primary structure that is amino acid sequence of the protein। तो बेसिकली ठीक है, एंजाइम की भी एक प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है जैसे प्रोटीन की होती है, उसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होती है, उसकी टर्सरी स्ट्रक्चर भी होती है। व्हेन यू लुक एट द टर्सरी स्ट्रक्चर यू विल नोटिस दैट द बैकबोन ऑफ द प्रोटीन चेन फोल्ड अपॉन इटसेल्फ, द चेन क्रिस क्रॉसेस इटसेल्फ एंड हेंस में many crevices और pockets are made। तो बेसिकली क्रिस क्रॉस सॉरी, तो बेसिकली ऐसे ही प्रोटीन, जैसे प्रोटीन में होता है वैसे एंजाइम में, एंजाइम भी तो क्या होते हैं, मेजोरिटी क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। वन सच पॉकेट इज द एक्टिव साइट, ठीक है, तो उसी तरह एक पॉकेट क्या होती है, एक्टिव साइट की होती है। एन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज क्रेविस और ए पॉकेट इनटू व्हिच सबस्ट्रेट फिट। तो बेसिकली उस पॉकेट के अंदर क्या है, सबस्ट्रेट फिट करता है, ठीक है। तो दस एंजाइम्स थ्रो देयर एक्टिव साइट कैटालाइज रिएक्शन एट हाई रेट। तो बेसिकली इनएक्टिव साइट से क्या करता है एंजाइम, रिएक्शन को कैटलाइज करता है। एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन मेनी वे। तो बेसिकली जो एंजाइम के कैटलिस्ट है वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से डिफर करते हैं, बट वन मेजर डिफरेंस नीड्स मेंशन, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर व्हाइल एंजाइम गेट डेवलप्ड एट हाई टेम्परेचर से अबव 40 डिग्री। तो बेसिकली एक इंपॉर्टेंट ऐसा डिफरेंस है जो मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है वो हाई टेम्परेचर पे भी काम करते हैं, ठीक है, लेकिन जो एंजाइम्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं सिर्फ 40 डिग्री से ऊपर। हाउएवर एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म हु नॉर्मली लिव अंडर हाई एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर हॉट वेंट सल्फर स्प्रिंग्स आर स्टेबल रिटेन देयर कैटालिटिक पावर इवन एट हाई टेम्परेचर अप टू 80 to 90 डिग्री। बेसिकली क्या है, कुछ एंजाइम है जो कि, तो बेसिकली कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि एक्सेप्शनल होते हैं। बेसिकली कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म से निकाले जाते हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर ही रहते हैं, जैसे हॉट वेंट सल्फर स्प्रिंग, ठीक है, और वो स्टेबल होते हैं और उनकी कैटालिटिक पावर रिटेन रहती है, मतलब वो अपनी कैटालिटिक पावर लूज नहीं करते इवन एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे भी 80 to 90 डिग्री वो स्टेबल होते हैं। थर्मली स्टेबिलिटी इज दस इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो बेसिकली थर्मल स्टेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है उन एंजाइम के अंदर, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन, ठीक है, हाउ डू अंडरस्टैंड these enzymes? Let us understand a chemical reaction, chemical compound undergoing two types of changes. A physical change simply refer to change in shape without breaking of bond। तो बेसिकली फिजिकल चेंज क्या है, सिर्फ एक चेंज क्या है, वो चेंज इन शेप है। फिजिकल चेंज क्या है, एक चेंज इन शेप है। दिस इज ए फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। बेसिकली इसमें कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। अनदर फिजिकल प्रोसेस इज चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। दूसरी क्या है, उसका स्टेट, व्हेन आइस मेल्ट इनटू वाटर, ठीक है। तो बेसिकली नेक्स्ट क्या है, चेंज इन स्टेट, जैसे आइस किस में, एंड व्हेन वाटर बिकम्स ए वेपर, तो देयर इज आल्सो फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। तो हाउएवर व्हेन बॉन्ड आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन दिस विल कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। बेसिकली जब कोई भी पुराने बॉन्ड तो ब्रेक होंगे, ठीक है, और नए बॉन्ड बनेंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, उस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो ठीक है, इन एन इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन सिमिलरली हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। बेसिकली जो हाइड्रोलिसिस है स्टार्च की, ठीक है, इनटू ग्लूकोज, ठीक है, मतलब स्टार्च को हाइड्रोलाइज करके ग्लूकोज बनाने में जो प्रोसेस है वो भी एक ऑर्गेनिक chemical reaction. A rate of physical or chemical processes refer to amount of product formed per unit time. It can be expressed as dp by dt, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, dp by dt, ठीक है। रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। बेसिकली जो रेट है, ठीक है, उसको हम वेलोसिटी भी बोल सकते हैं अगर डायरेक्शन उसकी स्पेसिफाई हो रखी हो, ठीक है। तो बेसिकली जो रेट, ये जो dp by dt है, ठीक है, मतलब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना बड़ा एक पर्टिकुलर डेल्टा टाइम में, ठीक है। रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर अमंग अदर फैक्टर्स। तो बेसिकली जो रेट है
फिजिकल या केमिकल प्रोसेस का वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाता है, टेम्परेचर के द्वारा, ठीक है। तो बेसिकली ए जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट रेट डबल्स और डिक्रीज बाय हाफ एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन आइदर डायरेक्शन। तो बेसिकली जो रेट है वो क्या है, वो डबल हो जाता है अगर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया जाए, और 1/2 हो जाता है जब 10 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज कर दिया जाए, ठीक है। तो बेसिकली catalyzed reaction proceed at rates vastly higher than the uncatalyzed one। तो बेसिकली जो catalyzed रिएक्शन है वो बेसिकली जल्दी अचीव करेगी कोई भी रिएक्शन को, ठीक है। और इसमें इसको एक चीज याद रखना, अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो रेट 4 टाइम्स हो जाएगा, और 30 कर दिया तो 8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है when enzyme catalyzed reaction are observed the rate would be vastly higher than the same but uncatalyzed reaction, ठीक है। तो बेसिकली जो रेट होगा वो ज्यादा होगा सेम अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के कंपैरिजन में, ठीक है। बेसिकली जैसे CO2 और H2O की ये रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। इसमें क्या बनती है, कार्बोनिक एसिड बनती है, ठीक है। अगर इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज यूज ना करे तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होगी, ठीक है। तो बेसिकली इन एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो, ठीक है। और अगर एंजाइम नहीं होगा तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होगी विद अबाउट 200 मोलिक्यूल ऑफ H2O3 बीइंग फॉर्म्ड इन 1 आवर। बेसिकली सिर्फ 200 मोलिक्यूल बनेंगे सिर्फ 1 आवर में, ठीक है। However, by using the enzyme present within the cytoplasm called anhydrous, the reaction speeds dramatically with 6 lakh molecule being formed every second। तो बेसिकली अगर अगर इसके अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज यूज कर ले तो बेसिकली 6 लाख मॉलिक्यूल बनेंगे हर सेकंड के अंदर, ठीक है। तो द एंजाइम हैज एक्सेलरेटेड द रिएक्शन रेट बाय अबाउट 10 मिलियन टाइम्स। तो बेसिकली कितना बढ़ गया, 10 मिलियन टाइम्स। द पावर ऑफ एंजाइम इज इनक्रेडिबल इंडीड। तो बेसिकली जो एंजाइम की पावर है वो बहुत ज्यादा है। तो देयर आर थाउजेंड ऑफ टाइप ऑफ एंजाइम ईच कैटलाइजिंग ए यूनिक केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन, ए मल्टी step chemical reaction when each of the step is catalyzed by same enzyme complex or different is called metabolic pathway। तो बेसिकली जब कई सारी 1000 टाइप ऑफ एंजाइम अलग अलग रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, अलग अलग केमिकल मेटाबॉलिक और मल्टी स्टेप रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं और सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स या डिफरेंट एंजाइम कॉम्प्लेक्स के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको एक मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं। बेसिकली जैसे ग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट होता है, 2 पायरुविक एसिड में। बेसिकली ये 10 स्टेप रिएक्शन होती है, ठीक है। और इसको ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली ये भी एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है, ठीक है। तो इज एक्चुअली मेटाबॉलिक पाथवे। तो बेसिकली जो ये ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में जो ग्लाइकोलिसिस होता है, इसके अंदर 10 एंजाइम्स होते हैं और 10 अलग अलग रिएक्शन होती हैं, तो इन विच ग्लूकोज बिकम पायरुविक एसिड थ्रू 10 डिफरेंट एंजाइम कैटलाइज्ड मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। तो व्हेन यू स्टडी रेस्पिरेशन इन चैप्टर 14 यू विल स्टडी दिस रिएक्शन। तो बेसिकली चैप्टर 14 में ये सारी रिएक्शन आप पढ़ोगे। एट दिस स्टेज यू शुड नो दैट दिस इज वेरी मेटाबॉलिक पाथवे विद 1 और 2 एडिशनल रिएक्शन गिव राइज टू वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं। इन आवर स्केलेटल मसल अंडर एनारोबिक कंडीशन लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड, ठीक है। एनारोबिक कंडीशन के अंदर लैक्टिक एसिड बनती है। अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो नॉर्मल जो कंडीशन होती है उसके अंदर क्या बनती है, एरोबिक कंडीशन के अंदर पायरुविक एसिड बनती है। इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन द सेम पाथवे लेड टू प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल और अल्कोहल। और सेम पाथवे अगर ईस्ट के अंदर हो तो उसके अंदर क्या बनता है, इथेनॉल बनता है, अल्कोहल बनता है, ठीक है। तो हंस इन डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट प्रोडक्ट आर पॉसिबल। तो बेसिकली अलग अलग कंडीशन में अलग अलग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते अलग अलग क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन्स, ठीक है। उसके बाद है नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन एंड देन फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, कंसंट्रेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। तो बेसिकली इसके बाद जितना भी पार्ट है वो सारा क्या है, एंजाइम का पार्ट है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।